आज हम सीखना चाहेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं दूसरी स्ट्रिंग में। पहले जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वो इनएफिशिएंट अप्रोच है। बाद में हम सीखेंगे एफिशिएंट अप्रोच की कैसे एफिशिएंटली हम रिवर्स कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों के लिए एक फिगर बना रहा हूँ हाउ इट वर्क्स। पहले हम लॉजिक समझेंगे और फिर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हमने रिवर्स करने के लिए दो वेरिएबल एज्यूम किए, एन और एम, दोनों को हम स्ट्रिंग मान रहे हैं। यूजर से हम एक स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे एन, लेट कि वो स्ट्रिंग राज है। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग हमेशा /0 से एंड होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, /0 की लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी एक वेरिएबल आई में। तो वेरिएबल आई यहाँ पहुंच गया जिसकी वैल्यू 3 है, लेकिन जो लास्ट लेटर है वो यहाँ पे है, यानी i-1 पे। तो रिवर्स परफॉर्म करने के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल j जो रिवर्स ट्रेवल करेगा और एक वेरिएबल k जो दूसरी स्ट्रिंग में फॉरवर्ड ट्रेवर्सल करेगा। तो पहली बार j 2 रहा, k 0 रहा। हमने सिस्टम से कहा कि लूप तब तक चलाएंगे जब तक कि j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और m के k इंडेक्स में क्या आ जाए, n का j इंडेक्स। तो पहली बार m के 0 में आ गया n का 2, यहाँ j आ गया। समय के साथ साथ j को हम डिक्रीज करेंगे, k को इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू होगी 1 1 ग्रेटर देन 0, यस। तो m के 1 में आ गया n का 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेटा a कॉपी हो गया, फिर j घट के 0 हो गया और k बढ़ के 2 हो गया। अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो m के 2 में आ गया n का 0, तो यहाँ पे r आ गया। नेक्स्ट टाइम वैल्यू घट के -1 हो गई। अब जैसे वैल्यू माइनस हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप रुक गया। तो टेक्निकली /0 कॉपी नहीं हो पाया, जैसा कि स्ट्रिंग कॉपी में नहीं हुआ था। तो लास्ट में हमें मैन्युअली /0 को कॉपी करना पड़ेगा। अब मैं साथ साथ चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो हमने string.h में फंक्शन पता strcmp। तो आगे चल के हम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम चेक कर पाएंगे strcmp का यूज करके। तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे कि कैसे इसे प्रोग्राम करते हैं। तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं stdio.h और बाद में भी जरूरत पड़ेगी string.h की। टू चेक फॉर पैलिंड्रोम हमें strcmp फंक्शन रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको कैंपस में पैलिंड्रोम चेक के लिए ना का जाए तो उसकी इसमें हेडर फाइल को इनक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा हमने लॉजिक में देखा था कि दो स्ट्रिंग चाहिए, n और एक m। हम एक यहाँ पे मैक्रो डिफाइन कर लेते हैं, हैश डिफाइन मैक्स 10। हम सिस्टम से करें कि सिस्टम आप साइज को 10 एज्यूम करें। इसे हम कहते हैं मैक्रो या रिप्लेसमेंट फंक्शन। हमें कुछ वेरिएबल्स भी चाहिए थे जैसे i, j और k। अब लॉजिक के हिसाब से हम यूजर से कहेंगे एंटर स्ट्रिंग, जो कि हमें n में इनपुट करनी है। तो ये स्टेप 1 हो गई। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि फॉर लूप की मदद से कैसे लूप चला के हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कहा फॉर i इक्वल टू 0 से लेके जब तक कि n की i में /0 ना आ जाए और i++। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज छोड़ें यानी एम्प्टी ब्लॉक, एम्प्टी ब्लॉक से बैटरी के हम सेमीकोलन लगा दें। स्टेप 2 फाइंडिंग लेंथ, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन कैंपस में भी आता है। यहाँ पे मैंने एंड ऑफ स्टेटमेंट कर दिया है। ऐसा कर सकते हैं जब भी हम किसी लूप में या स्विच में या इफ में सेमीकोलन लगा देते हैं, तो वो स्टेटमेंट वहीं एंड हो जाता है। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे
वो इसका पार्ट नहीं कहलाएगा। जैसे हमारे किसी एक फ्रेंड को डाउट हो रहा था कि यहाँ पे लिखा था printf i, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार i प्रिंट नहीं होगा। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार i कब प्रिंट होता है, जब हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो ये स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है। वो तो उन्होंने इंडेंटेशन किया हमें ऐसे पढ़ने में लग रहा है, लेकिन टेक्निकली दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लूप। अच्छा, अब हमें रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टेप थर्ड, परफॉर्म रिवर्स। तो हमने कुछ दिन पहले सीखा था कि फॉर लूप में मल्टीपल वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो हमें जे को शुरू करना है i-1 से और k को शुरू करना है 0 से। कब तक? जब तक कि j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमें j को माइनस माइनस करना है और k को प्लस प्लस, और हमें सिंपली कॉपी करना है m के पोजीशन पे n का j डेटा, और फिर ये लूप एंड हो गया। और लास्ट में मैन्युअली कॉपी /0। तो हमें लिखना पड़ेगा कि m के i इंडेक्स में /0 कॉपी हो जाए। इन केस वी नीड टू चेक फॉर पैलिंड्रोम। अगर हमें पैलिंड्रोम के लिए चेक करना तो हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, क्या? इफ strcmp स्ट्रिंग कंपेयर आस्क की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करता है, तो जब दो स्ट्रिंग बराबर होती हैं तो आस्क की डिफरेंस हमेशा 0 आता है। जैसे पहली स्ट्रिंग नयन है तो उसका रिवर्स भी नयन बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल डेटा है वो पैलिंड्रोम है। % इज पैलिंड्रोम। यानी उल्टा सीधा एक समान। लेकिन बाय चांस अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो उस केस में हम कहेंगे कि जो स्ट्रिंग हमने इनपुट की वो पैलिंड्रोम नहीं है। और लास्ट में रिटर्न 0। अब स्ट्रिंग कंपेयर की खराबी है, ये केस सेंसिटिव है। अगर आप केस इनसेंसिटिव कंपेयर करना चाहें तो उस केस में बेटर कि हम यूज करना चाहें strcmpi, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। हम चाहे तो यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट भी करवा सकते हैं। printf ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू %s, रिवर्स इक्वल टू %s। तो रिवर्स भी प्रिंट होगी और ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट होगी। ये प्रोग्राम अब तैयार हो गया है। इसे हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। अब इसे रन करते हैं फ्रेंड्स। तो पहली बार हमेशा की तरह मैं राज कह रहा हूं, तो सिस्टम कह रहा है कि जो ओरिजिनल डेटा था वो राज था, लेकिन रिवर्स में जार बन गया, जिस कारण से राज को हम पैलिंड्रोम नहीं कह सकते। इसे फिर से एक बार रन किया जाए तो हम इनपुट कर सकते नयन। तो सिस्टम कह रहा है कि नयन हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था और रिवर्स भी नयन बना, तो नयन एक पैलिंड्रोम है। अब क्योंकि हमने strcmpi लगाया तो हम कैसे भी इनपुट कर सकते हैं, जैसे NAYAN। देखिए अभी भी पैलिंड्रोम आ रहा है, लेकिन अगर मैं गलती से यहां से आई हटा दूं तो उस केस में केस सेंसिटिव हो जाएगा। कंपाइल और रन। जैसे मैंने इनपुट किया नमन। अब क्योंकि केस सेंसिटिव है तो सिस्टम कहेगा कि नमन इज नॉट पैलिंड्रोम। तो जब भी हम कैंपस में बैठे
तो हमेशा हमें यूज करना चाहिए strcmpi, जिससे कि केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन हो। अब strcmpi के लिए stricmp भी लिख सकते हैं। यहां मैं मैक्स की साइज बढ़ा के 20 कर देता हूं, जैसे हम कुछ बड़ा स्ट्रिंग इनपुट कर पाए। जैसे आपकी बार मैंने कहा मलयालम, अब सिस्टम कह रहा है कि मलयालम पैलिंड्रोम है। दोस्तों, अभी जो मैं प्रोग्राम बनाया था ये इनएफिशिएंट है। क्यों? दिस प्रोग्राम requires additional array to perform reverse operation. That is not suitable, which is not suitable in case array is too large. Wastage of memory. Second drawback है, we have to perform full loop from last character up to first letter. लेकिन अब जो हम एफिशिएंट तरीका सीखेंगे दोस्तों, उस एफिशिएंट वे में ऐसा नहीं होगा। तो अब हम कवर करें एफिशिएंट वे टू परफॉर्म रिवर्स ऑपरेशन विद इन द सेम स्ट्रिंग। तो कैसे से परफॉर्म करते इसके लिए छोटा सा एक फिगर हम बनाएंगे। अब हमें दो स्ट्रिंग नहीं, एक ही स्ट्रिंग चाहिए। तो मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग में डेटा है n a m a n और फिर /0। हमेशा की तरह इसका कुछ इंडेक्स होगा। जीरो, 1, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों, जो लेंथ है वो हम आई में स्टोर करेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग n। अभी हमने पिछले प्रोग्राम में सीखा था कि कैसे लेंथ फाइंड करनी है, इनटू वेरिएबल आई। अब दोस्तों में दो लूप चलाने हैं, मतलब दो वेरिएबल्स का लूप चलाना है। हम j को रखेंगे i-1 और k को रखेंगे 0। हम स्वैपिंग कुछ समय पहले सीख चुके हैं। स्वैपिंग का मतलब है वैल्यूज को इंटरचेंज करना। हम इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से स्वैप कर देंगे और इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से स्वैप कर देंगे। जो मिडिल वैल्यू है वो वहीं की वहीं रहेगी। यहाँ पे और नंबर ऑफ लेटर्स हैं। अगर इवन नंबर ऑफ लेटर्स होते तो सभी लेटर्स स्वैप होते। तो बेनिफिट क्या हुआ कि अब हमें पूरा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, केवल हाफ लूप चलाने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, परफॉर्म लूप। हम एक वेरिएबल लेंगे j, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम लिया था, एक वेरिएबल k। जब तक कि k हाफ तक ना ट्रेवल कर जाए
तब तक हमें चलना है। हम जानते हैं कि यहाँ पे लेंथ 5 है और 5/2 हमारे प्रोग्रामिंग में 2 आता है। तो सिस्टम से हम कह रहे हैं कि तब तक आप लूप चलाइए जब तक कि k लेस देन 2 है। और दोस्तों हमें क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग का मतलब होता है कि n के j में n का k कॉपी करना है और समय के साथ साथ j घटता जाएगा और k प्लस प्लस होता जाएगा। स्वैपिंग करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, हम एक वेरिएबल t लेंगे, वेरिएबल t में n का k भेज देंगे, तो n का k यहां आ गया। अब n के j से कहेंगे कि आप n की k लोकेशन में चले जाएं, जिससे कि जो भी n के j में डेटा को यहां आ जाएगा और फिर t को हम यहां भेज देंगे। मेरे चैनल पे स्वैपिंग करने के और भी बहुत से तरीके दिए हुए हैं, जिनका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसे स्वैपिंग कहते हैं, स्वैपिंग या इंटरचेंज। तो देखें कैसे ये वर्क करेगा। पहली बार j है, इस प्रोग्राम के हिसाब से ये i है, तो ये j है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं j4 पे है, j4 है, k0 है, लेस देन 2 है, यस, क्योंकि i 5 है, क्योंकि i इक्वल टू 5 है, तो 5/2 जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि 2 आएगा। कंडीशन ट्रू है। n का g और n का k आपस में स्वैप हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में मैंने स्वैपिंग की हुई है। मैं एक नया यहाँ पे बना लेता हूँ फिगर। और मैं सोच रहा हूँ कि इसे छोटा n कर दिया, जैसे आपको समझाने में आसानी हो मुझे। इसे छोटा n कर देता हूँ मैं, तो यहाँ छोटा n आ जाएगा और यहाँ बड़ा n। यहाँ स्लैश 0 है अपनी पोजीशन पे, इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करने की जरूरत है। तो ये दोनों आपस में स्वैप हो चुके हैं। स्वैप। नेक्स्ट टाइम ये रहा आपका n4 और ये रहा n0। k घट के हो जाएगा 3, ये बढ़ के हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट टाइम k 1 है लेकिन ये 3 है, अभी भी लेस देन 2 है, यस। तो n के 3 में क्या आ जाएगा दोस्तों, n का 1। तो देखिए 3 पे क्या है, a, और यहाँ पे a, तो यहाँ कैपिटल A आ जाएगा दोस्तों और यहाँ स्मॉल a। ये तो ना आपस में स्वैप होगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो जो बीच वाला लेटर वो स्वैप नहीं होगा, वो अपनी लोकेशन पे रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले में पूरा लूप चलाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें केवल हाफ लूप चलाना पड़ रहा है। अगली बार ये वैल्यू हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी दोस्तों 2। क्या 2 लेस देन 2 थे, फॉल्स, तो लूप वहीं रुक जाएगा। तो इससे आपने देखा कि कैसे हम एफिशिएंट वे में रिवर्स कर सकते हैं। अब हम अंतिम स्टेप में क्या करेंगे, हम अंतिम स्टेप में प्रिंट करवा देंगे स्ट्रिंग n को। जब आपने मेरे चैनल पे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक किया होगा तो भी वही लॉजिक था, बस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में स्वैपिंग ना करके मैं इफ कंडीशन अप्लाई करा था। मैंने इफ कंडीशन अप्लाई की थी कि अगर n का j n की k से मैच ना करे तो वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, क्योंकि पैलिंड्रोम होने के लिए जो लेटर j पोजीशन पे है वही लेटर की पोजीशन पे होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो मैं यूजर से कह रहा था कि जो स्ट्रिंग आपने इनपुट की है वो पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन लूप जो फुली चल रहा था, तो लूप फुली तभी चल सकता है जब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो। तो लास्ट में एक इफ कंडीशन दी थी कि क्या वेरिएबल k i/2 तक चल चुका है क्या। अगर वेरिएबल k i/2 तक चल चुका है मीन्स हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है।
तो हम अब एफिशिएंट वे बनाना चाहेंगे कि कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो हमने इंक्लूड किया std.h को। अब इस हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। हमने मैक्स डिफाइन किया 10, एक कैरेक्टर अरे जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं वो डिफाइन कर, एक स्वैपिंग का एक टेम्परेरी वेरिएबल टी बनाया मैंने। सबसे पहले हमने यूजर से एक स्ट्रिंग पूछा n में, उस स्ट्रिंग की लेंथ हमने फाइन कर लिया i में। अब मैं रिवर्स परफॉर्म करना स्वैपिंग की मदद से। तो j को मैं शुरू करना है i-1 से, k को शुरू करना है 0 से, लेकिन हाफ रिवर्सल करना है, हाफ रिवर्सल। अब स्वैपिंग हमने सीखा कि कैसे करते हैं। टी में रखते हैं एन के को, मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि एन के के में एन के क्यू टी में आ जाए। अब एन के में एन का जी डेटा आ जाए और एन के जे में टी आ जाए। इससे मैं फिगर से सिंपल वेरिएबल्स के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है। और अब हम यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं। रिवर्स इक्वल टू परसेंटेज। अब क्योंकि उसी वेरिएबल में रिवर्स हुआ तो एनी प्रिंट होगा, इसकी जरूरत नहीं है। ये सब हमने हटा दिया। तो देख सकते हैं प्रोग्राम कितना कॉम्पैक्ट हो गया। अब सवाल है स्वैपिंग होती क्या है। तो स्वैपिंग को समझाने के लिए भी छोटा सा फिगर बना रहा हूं दोस्तों के लिए। दोस्तों, मैं एक वेरिएबल ए मान रहा हूं, मान रहे इसके लिए 5 है। एक वेरिएबल में बी मान रहा हूं जिसके लिए मैं 6 मान रहा हूं। हमें इनको स्वैपिंग करना है तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल टी ले लेंगे और टी से कहेंगे कि आप ए का डेटा स्टोर कर लें। तो हम जानते हैं कि ए का डेटा क्या है 5, तो यहां 5 आ जाएगा। अब हम ए से कहेंगे कि आप बी के लिए स्टोर कर लें और हम जानते हैं कि बी का डेटा क्या है 6, जिस कारण से अब यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, यहां नई वैल्यू आ जाएगी 6। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, जबकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 5 आ जाए, जबकि वो 5 किस में रखा हुआ टी में। तो तीसरी स्टेप में हम सिस्टम से कहेंगे सिस्टम जो टी का डेटा है वो बी में आ जाए। तो टी में है वो वैल्यू जो ए की वैल्यू थी, तो यहाँ पे 6 हट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अभी जो मैंने स्वैपिंग की वो थर्ड वेरिएबल की मदद से स्वैपिंग की। जब आप मेरे चैनल पे देखोगे तो वहां मैंने समझाया हुआ है स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो आप लोगों को क्लास के एंड में मैं लिंक भेज दूंगा। मैंने चैनल पे 3 मेथड अपलोड किए हुए हैं, मेथड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि चैनल पे एक बार आप देख लेंगे कि कैसे थर्ड वेरिएबल के बिना स्वैपिंग की जा सकती है। अब दोस्तों, ए को आप पढ़िए एन के और बी को पढ़िए आप एन जे। समझाने के लिए मैंने नाम रखा था एन के और एन जे, लेकिन अब आप देखिए सेम मतलब है, लिखा है टी इक्वल टू एन के, टी इक्वल टू एन के, एन के इक्वल टू एन जे और एन जे इक्वल टू टी, जिससे कि स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। अब जो स्वैपिंग नंबर्स में परफॉर्म हो सकती है वही स्वैपिंग कैरेक्टर्स में भी परफॉर्म हो सकती है। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं। हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसे कंपाइल कर लिया जाए और इसे रन करते हैं। तो मैंने डेटा दिया जैसे फॉर एग्जांपल कमल। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें कमल का उल्टा दिख रहा है। फिर से कुछ नया डेटा ट्राई करते हैं। जैसे हमने कहा अजय,
तो अजय का भी उल्टा प्रिंट हो रहा है, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में कहे कि स्ट्रिंग रिवर्स का प्रोग्राम बनाना है, तो ऑलवेज गो फॉर दिस अप्रोच। दोस्तों, आपको चैनल पे देखना है वीडियो स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल, जिसके 3 मेथड ने आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। मेथड फर्स्ट, हालांकि 2 भाषाओं में रिकॉर्ड किया हुआ है, हिंदी में सिंपली कॉमन मांग रहा हूं। ऐसी मेथड सेकंड और मेथड थर्ड। ये मेथड सेकंड है और ये मेथड थर्ड है। अब हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टारगेट पे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। फाइंड मिन वैल्यू। अब जैसे मिन वैल्यू फाइंड करते हैं, सेम वैसे ही मैक्स वैल्यू फाइंड करते हैं इनसाइड एन एरे। अब प्रोसेस के लॉजिक क्या अप्लाई करते हैं? एज्यूम एनी वन आइटम, वन एलिमेंट as min and compare if there exists a value lesser than it. If yes, make that value as new minimum. तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि जब भी हमें मिनिमम फाइंड करना हो तो किसी भी एक वैल्यू को मिनिमम मान लीजिए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो हम 0th एलिमेंट को मिनिमम मान सकते हैं। as array index starts with 0, we can assume item at index 0 as min and compare it with remaining items from 1 to max -1। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसी को हम फिगर के थ्रू समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो हमें एज्यूम करना होगा कि मैक्स यहाँ पे 5 है और हमें एक एरे एज्यूम करना होगा। तो मैं एक एरे एज्यूम कर रहा हूं मैक्स साइज का, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 20, 14, 25, 7 और से 23। अब इनका कुछ इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4। अब जैसा कि मैंने डेफिनेशन में यहां लिखा है दोस्तों कि हम किसी भी एक एलिमेंट को मिनिमम मान सकते हैं, तो मैं यहां पे मानूंगा कि जो मिन है वो 0 इंडेक्स पे है और जो कंपैरिजन है वो इनसे होगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का अपने आप से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। अब कंपैरिजन करने के लिए मुझे एक वेरिएबल आई चाहिए होगा, तो अगली स्टेप में एक लूप परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म लूप टू कंपेयर।
with remaining items. तो यहां पे आई का लूप 4 बार चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, क्योंकि यहां पे आई लेस देन मैक्स है। लेकिन जैसे ही 5 पे पहुंचेगी तो फॉल्स हो जाएगा। अब हर बार हम फाइंड करेंगे। अच्छा, हम जानते हैं मिन, अभी हमने स्टार्टिंग में मिन 0 माना हुआ है, हमने मिन 0 माना हुआ है। हम फाइंड करेंगे ए आई और हम फाइंड करेंगे ए मिन और चेक करेंगे कि ये एलिमेंट इससे छोटा है नहीं, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। अगर ए लेस देन बी है तो हम कर देंगे मिन इक्वल टू आई। तो पहली बार मिन 0 है दोस्तों, अब ए आई निकाल लीजिए, तो आई कितना है 1। अब ए 1 पे कितना है, ए 1 पे रखा हुआ है 14, मिन क्लू 0 है तो मिन पे क्या रखा है 20। तो हम सिस्टम से पूछें कि सिस्टम क्या ए लेस देन बी होता है, तो क्या 14 लेस देन 20, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। तो रूल के हिसाब से मिन हो जाएगा आई के बराबर। तो नया मिनिमम हो गया दोस्तों 1, कि छोटा एलिमेंट 20 नहीं है, छोटा एलिमेंट 14 है। अब हम जानते हैं कि आई की बढ़ के 2 हो गई है, तो 2 पे क्या बैठा है 25। अब क्योंकि मिन की 1 है तो नया मिनिमम क्या है 14। तो क्या 25 आप लेस देन 14 होते, उसने कहा ना, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम मिन की वैल्यू 1 ही रहेगी, यानी अभी भी 14 छोटा है, लेकिन आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो चुकी है। अब 3 पे क्या है दोस्तों 7। जब तक कि अभी मिन 1 था तो अभी तक छोटा क्या था 14, लेकिन क्योंकि 7 14 से भी छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो रूल के हिसाब से मिन इक्वल टू आई हो जाएगा। यानी अब नया जो मिन हो गया वो 3 हो चुका है, यानी थर्ड इंडेक्स में सबसे छोटी वैल्यू है। अब आई हो चुका है 4, जहां पे बैठा है 23। क्या 23 लेस देन 7? नहीं, कंडीशन फॉल्स। जब लूप रुक गया दोस्तों, तो देखिए मिन का इंडेक्स क्या है, मिन का इंडेक्स 3 है, तो अंतिम स्टेप में प्रिंट होगा आइटम ए मिन इंडेक्स मिन। हमें आइटम भी प्रिंट करना है, इंडेक्स भी प्रिंट करना है, तो हम जानते हैं कि मिन क्लिक है 3, तो A3 पे क्या 7, तो प्रिंट होगा कि आइटम 3 था जो कि किस इंडेक्स पे सबसे स्मॉलेस्ट था। हालांकि यहाँ पे इंडेक्स भी, अच्छा आइटम 7 था, एक्चुअली सॉरी, आइटम 7 था, आइटम 7 था जो कि किस इंडेक्स में मिला, 3 इंडेक्स पे, और लास्ट में लिख दूंगा इज मिनिमम। दोस्तों हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे, तो हमेशा की तरह कुछ हेडर फाइल्स हमें यहाँ रिक्वायर्ड होंगी, और हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं साइज, जिसको हम 5 दे देते हैं। हमेशा की तरह मेन प्रोग्राम फिगर के हिसाब से हमें एक एरे चाहिए। हम सभी ने सीखा था कि कैसे इनपुट किया जाता है इनपुट एरे में, तो हमें एरे में इनपुट करना होगा। हमें यहाँ पे कुछ लोकल वेरिएबल्स और रिक्वायर्ड है जिनको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो हम एक लूप परफॉर्म करें आई का 0 से लेके लेस देन साइज तक i++, और एक मैसेज शो करें प्रिंट एफ
एंटर आइटम पर्सन डी। हम चाहते हैं कि यूजर को मैसेज मिले एंटर आइटम 0, एंटर आइटम 1, और वो हम स्कैन कर लेते हैं वेरिएबल एआई में। तो जब भी हमें 1D में इनपुट करना होता है तो इनपुट करने का यही तरीका है। अब हमें फाइंड करना है मिनिमम एलिमेंट, फाइंडिंग min item inside an array। तो हमने सीखा था कि हमें assumption करना होगा, तो हम मान रहे हैं min equal to 0, assuming that index 0 contains min value। हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर इट विथ रिमेनिंग आइटम्स। जब आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है, जिससे कि आपके टीम मेंबर्स भी समझ पाए कि टेक्निकली आपने कोड क्या लिखा हुआ है। तो हमें एक लूप परफॉर्म करना पड़ेगा आई का 1 से लेके लेस देन साइज तक और आई प्लस प्लस। और हर बार हम पूछेंगे एआई से कि क्या एआई आप लेस देन मिन है। अगर एआई लेस देन मिन है तो उस केस में मिन इक्वल टू आई। दूसरे हमें स्पेस छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, यहां पे मिन फाइंड कर रहा हूं मैं। आप चाहें तो इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके यहां पे मैक्स भी फाइंड कर सकते हैं। बस आपको एक नया वेरिएबल मैक्स मानना पड़ेगा दोस्तों। और हम जानते हैं कि वहां पे लेस देन साइन नहीं, वहां पे ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। तो कभी कभी कैंपस में कहा जाता है कि हमें दोनों चीजें फाइंड करनी है, मिन भी फाइंड करना है, मैक्स भी फाइंड करना है। तो हम इनिशियली इंडेक्स 0 को ही मानेंगे मिनिमम, इंडेक्स 0 को ही मानेंगे मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे लूप चलता जाएगा वैसे से मिन और मैक्स सेपरेट होते चले जाएंगे। हालांकि मैं इस लॉजिक को भी यहाँ से मिटा देता हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि घर में आप मिन मैक्स का प्रोग्राम बनाएंगे। ये लूप हो गया कंप्लीट और लास्ट में प्रिंट करेंगे आइटम पर्सन डी इज मिनिमम फाउंड एट इंडेक्स पर्सन डी। तो हम जानते कि छोटा क्या था ए मिन, जो कि किस इंडेक्स पे मिला, मिन इंडेक्स पे, रिटर्न 0। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि घर में आप दो काम करेंगे, फाइंड min max in a single quote। साथ साथ मैंने आपको कहा काउंट करने का। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने सीक्वेंशियल सर्च में काउंटिंग का कंसेप्ट सीखा था। ऑल्सो काउंट नंबर ऑफ टाइम्स मिन वैल्यू फाउंड। जैसे मान लीजिए कि मिनिमम वैल्यू 7 थी हमारे प्रोग्राम में, और हो सकता है कि 2-3 वैल्यू 7 होती, तो हमें काउंट करें कि कितनी बार वो मिन वैल्यू फाइंड हुई है। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और रन करते हैं। और रन करते हैं तो वैल्यूज लिख दीजिए 20, 14, 25, 7 और 23। तो सिस्टम कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू 7 है, जो कि इंडेक्स 3 पे अवेलेबल है। अब हम कुछ और कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम इनपुट दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए मैंने एज्यूम भी इंडेक्स 0 को सबसे छोटा माना था, और हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिला भी किस इंडेक्स पे, 0 पे। क्यों? क्योंकि पहले 1 का 2 से कंपेरिजन हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर 1 का 3 से कंपेरिजन हुआ, 1 का 4 से, 1 का 5 से। तो हमने एज्यूम भी उसी को सबसे छोटा किया था और लास्ट में वही सबसे छोटा रहा। आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, आपको हमेशा रिजल्ट सही मिलेगा, 5, 4, 3, 2, 1।
तो सिस्टम कह रहा है कि 1 सबसे छोटा है जो कि इंडेक्स 4 पे अवेलेबल है। दोस्तों पिछली क्लास में आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, जिसमें से पहला असाइनमेंट था whether 3 points are collinear or not, means forming a straight line. अब इसके 3 तरीके हैं दोस्तों। मेथड फर्स्ट क्या है, कंप्यूट, अच्छा पॉइंट्स हम मान लेते हैं ABC, तो कंप्यूट स्लोप ऑफ AB, BC if both are same, तो implies वो कोलिनियर है। मेथड सेकंड क्या है, कंप्यूट लेंथ ऑफ AB, BC and AC if AB plus BC इक्वल टू C है या AC, जो भी आप कहना चाहें, तो कोलिनियर है। दोस्तों अगर ये ट्रायंगल है तो कभी भी AB और BC की लेंथ AC की लेंथ के बराबर हो ही नहीं सकती। अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाने की कोशिश करूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो मैं कह रहा हूं कि ये A है, ये B है और ये C है। आप इसकी लेंथ निकाल लीजिए L1, इसकी लेंथ निकाल लीजिए L2 और ये लेंथ फाइंड कर लीजिए L। तो डेफिनेटली अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 बराबर लेंथ हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रायंगल है दोस्तों, तो उस केस में कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है और ये लेंथ L है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। सो दिस इज मेथड सेकंड। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में एक और तरीका एग्जिस्ट करता है दोस्तों कोलिनियर चेक करने का, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई सिंपल सी बात है, दो ही बातें होंगी, या तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगी या नहीं होंगी। अगर कोलिनियर नहीं होंगी तो कुछ ना कुछ इनका एरिया बनेगा। अगर एरिया 0 आ गया तो मीन्स वो कोलिनियर है। अगर एरिया ग्रेटर देन 0 आया है तो वो कोलिनियर नहीं हो सकती हैं। यहां पे मैंने पॉइंट B कर दिया और x2/2 कर दिया, यहां पे भी चेंजेस कर देते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे पॉइंट C कह दिया, x3/3। अब बस हमें सिंपली स्लोप फाइंड करना है, फाइंड स्लोप ऑफ AB। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया कि स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह से दोस्तों में BC का स्लोप फाइंड करना होगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। हालांकि हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में मान के चल रहे हैं कि y3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन y2, लेकिन कभी कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, IMP, कन्वर्ट नेगेटिव स्लोप टू पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां पे इफ कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ AB लेस देन 0 यानी नेगेटिव है तो AB इंटू इक्वल टू -1, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को माइनस से
तो प्लस हो जाएगा, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकते थे ए बी को ए बी इंटू -1। सेम यही फॉर्मूला दोस्तों हमें बीसी के लिए भी अप्लाई करना होगा कि अगर बीसी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था। अब लास्ट में एक कंडीशन, क्या ए बी और बीसी बराबर है? अगर हाँ तो प्रिंट एफ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन अगर ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो हम लिखेंगे एल्स प्रिंट एफ गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कि जो पॉइंट्स हमें दी गई हैं वो कोलिनियर नहीं है। और जितने भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं दोस्तों उसमें इसी तरह के प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ साथ मैथमेटिकल स्किल्स भी चेक होते हैं। तो क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं लेकिन वही अटेम्प्ट कर पाते हैं जिनको मैथमेटिकली वो कंसेप्ट पता हो। तो ये हमारे कुछ आज के कैंपस क्वेश्चंस है जो आपको घर में ट्राई करने हैं। x, y, z, यहाँ पे हमें z को भी प्रिंट करवाना होगा। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन को कंडीशनल ऑपरेटर का दे रहा हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। जो काम हम इफ एल्स से कर सकते हैं वो हम कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। आने वाले क्लासेस में हम कंडीशनल ऑपरेटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका सिंटेक्स देख रहे हैं। इसका सिंटेक्स होता है पहले कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क ट्रू वैल्यू, फिर कॉलन साइन और फिर फॉल्स वैल्यू। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते हो तो चैनल की कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर चुका हूं। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, इंटीजर a इक्वल टू 5 लेस देन 6, तो क्वेश्चन मार्क 10 एल्स 11। मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि सिस्टम क्या 5 लेस देन 6 होता है? यस, तो ट्रू वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो हम जानते हैं कि ट्रू वैल्यू कितनी है? 10, तो टेक्निकली एक वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन बाय चांस अगर कंडीशन फॉल्स होती दोस्तों तो वैल्यू 11 असाइन होती। तो यहां तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया कि आंसर 10 आएगा। हमें प्रिंट करना है कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए। हम मल्टीपल स्टेटमेंट को एक लाइन में लिख सकते हैं। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं दोस्तों। यहां मैं एक वेरिएबल बी ले लेता हूं और यहाँ पे कंडीशन में चेंज कर देता हूं और मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि बी प्रिंट हो। तो डेफिनेटली में पता है कि आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा a इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, जबकि हमें इसका आंसर मिलेगा 11। क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट। दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। अभी नेस्टिंग कैसे वर्क करती है आपको समझना होगा, जिसके लिए मैं छोटी सी ड्राइंग कर रहा हूं। बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर में दो हिस्से होते हैं, इनफैक्ट 3 हिस्से होते हैं। कंडीशन ट्रू और फॉल्स पार्ट, ये कंडीशन पार्ट है, ये ट्रू फॉल्स पार्ट है और ये फॉल्स पार्ट है। क्योंकि जैसा कि हमने सिंटेक्स में देखा था कि क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू वाला पार्ट आता है, कॉलन के पास फॉल्स वाला पार्ट। लेकिन नेस्टिंग का मतलब होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो ट्रू पार्ट था उस ट्रू पार्ट में फिर से कंडीशन दे दी। तो ये C2 हो गया, ये ट्रू पार्ट हो गया, ये फॉल्स पार्ट। लेकिन हम जानते हैं कि सिंटेक्स में कॉलन के बाद फॉल्स पार्ट आता है। अब फॉल्स पार्ट में भी टीचर ने कंडीशन दिया हुआ है, तो ये कंडीशन 3 कहलाएगी, ये ट्रू 3 और ये फॉल्स 3। तो टेक्निकली पहले कंडीशन 1 चेक होगी
कंडीशन ट्रू ही तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से कंडीशन चेक होगी। बाय चांस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो यहाँ आ जाता और फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होता। तो घर में जब आप कैंपस क्वेश्चन 6 लिखेंगे तो कैंपस क्वेश्चन 6 सेम एज कैंपस क्वेश्चन 5 रहेगा, सेम एज CQ 5। बस आप करेंगे क्या, लिखेंगे इंट a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 6। बस जहां 5 लेस देन 6 लिखा वहां पे ग्रेटर देन 6 कर दीजिएगा, जिससे कि वो नेक्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करे।